नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम अपनी संख्याओं के साथ खेलेंगे और खेल में संख्याओं की बहुत सी क्रियाओं के बारे में समझेंगे। कृपया ध्यान से सुने, जो कि आगे चल के बहुत ही कठिन महसूस होती हैं, लेकिन यहाँ सरल ढंग से समझें। देखिए, भूमिका में रमेश के पास 6 कंचे हैं, कांच की गोलियां हैं। वह उन्हें एक पंक्ति में उसको व्यवस्थित करना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में कांचों की संख्या समान हो, समान कांचों की संख्या हो। वह उन्हें निम्न विधियों से व्यवस्थित करता है और कंचों की संख्या कुल परिकलित करता है। कितने कंचे? 6। प्रत्येक पंक्ति में एक कंचा। देखिएगा, एक पंक्ति, 2, 3, 4, 5, 6 पंक्ति 6 है, एक एक कंचा है। पंक्तियों की संख्या 6 है और एक एक कंचा है, तो 1 × 6 बराबर 6 कंचे, 6 रख दिए उसने। आगे क्या करता है? प्रत्येक पंक्ति में 2 कंचे रखता है। 1, 2, 3 पंक्ति हो गई, 2 कंचे हो गए, 6 कंचे हो गए। तो पंक्तियों की संख्या 3, कुल कंचों की संख्या 2 कंचे हैं प्रत्येक पंक्ति में, 3 पंक्ति 6 हो गई। तीसरी विधि में प्रत्येक पंक्ति में 3 कंचे रखता है। पंक्तियों की संख्या 2 रहेगी और पंक्तियों की संख्या 3, कंचों की संख्या कंचों की संख्या 3 है, पंक्तियों की संख्या 2 है, तो कुल मिला के 6, और उस 6 ही उसके पास कंचे हैं। आगे देखिए, चौथी बार में देखें, वह किसी ऐसी संख्या नहीं सोच सकता, वह कोई ऐसी संख्या नहीं सोच सकता जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 4 कंचे हों। 4 कंचे तो नहीं रख सकता, अथवा 5 कंचे हों, 5 भी नहीं रखता, क्योंकि उसके पास 6 ही कंचे हैं। 4 कंचों को एक पंक्ति में रखेगा तो बाद में 2 बचेंगे, पूरी नहीं होगी अगली पंक्ति। जब उसे रखना, प्रत्येक पंक्ति में कंचों की संख्या भी बराबर ही रखनी है, इसलिए वह केवल एक व्यवस्था बची है जिसमें एक पंक्ति में केवल 6 कंचों को रख दिया जाए। अब वो एक पंक्ति बनाया, 6 कंचों को रख दिया। पंक्तियों की संख्या 1 है, कंचों की संख्या 6 है, तो 6 × 1 बराबर 6, 6 ही कंचे हैं उसके पास। इस परिकलन से कलनों में रमेश यह देखता है कि 6 कंचों को विभिन्न विधियों से 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। जैसे एक पंक्ति में एक कंचा रखा तो 6 पंक्ति बनी थी, फिर 2 रखे थे, फिर उसने 6 कंचों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया। और नियम ये था कि पंक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन एक पंक्ति में रखे गए कंचों की संख्या इधर उधर नहीं होनी चाहिए, समान रूप से होनी चाहिए। चाहे वो एक पंक्ति में 3 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 6 रख दो, लेकिन 4 और 5 नहीं रख सकते, क्योंकि एक पंक्ति 4 रखेंगे तो 2 बचेंगे, अगली पंक्ति पूरी नहीं होगी। यह कहा जा सकता है कि 2 और 3 संख्या 6 को पूरी तरह विभाजित करती हैं, अर्थात 2 और 3 6 के पूरे विभाजक हैं। इससे कह सकते हैं ये पूरे विभाजक हैं। 6 बराबर 1 × 6 से 6 का अन्य विभाजक है और 6 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 1, 2, 3, 6 संख्या 6 के विभाजक हैं। ये 6 के गुणनखंड कहलाते हैं। यही जो संख्या होती है वो ये गुणनखंड कहलाते हैं। देखिए, खेल में हम लोग गुणनखंड तक पहुंच गए। 18 कांचों की पंक्ति व्यवस्थित करने का प्रयत्न कीजिए। अभी 6 कंचों किए थे, अब 18 कांचों में प्रयत्न कीजिए और 18 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात हो जाएंगे इससे। आगे देखिए, गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं। गुणनखंड नाम से लग रहा है गुणनखंड, गुणन का एक खंड। गुणज लगातार गुणा करते जाइए। तो आगे देखते हैं क्या है। मेरी वे संख्याएं ज्ञात करना चाहती है जो 4 से पूरी विभाजित हो।
4 से ही कटने वाली हों केवल, वह 4 को 4 से कम या उससे बराबर की संख्याओं को इस प्रकार विभाजित करती है, भाग देती है। देखिए 4 में 1 का भाग दिया है, शेषफल 0, 2 का भाग दिया है फिर भी शेषफल 0, 3 का भाग दिया तो शेषफल 1, और 4 का 4 में भाग दिया तो शेषफल। हमें केवल शेषफल ही देखना है, भाग जाए जितनी भी बार जाए शेषफल शून्य होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं यहाँ शेषफल शून्य नहीं है। वह पाती है कि संख्या 4 को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। 4 को लिखा जा सकता है 1 गुणा 4, 2 गुणा 2, 4 गुणा 1। वह ज्ञात करती है कि 1, 2 और 4 संख्या 4 के पूरे पूरे विभाजक हैं, क्योंकि वहाँ एक शेष बचा था, 3 का भाग लगाया तो। वे संख्याएं 4 के गुणनखंड कहलाती हैं। जो 1, 2, 3 नहीं सॉरी 1, 2, 4 का जो भाग लगाया तो शेषफल शून्य आया। शून्य आने पर यह प्राप्त हुआ कि जो जिस संख्या से भाग लगा करके शेषफल शून्य प्राप्त किया वो संख्या 4 का गुणनखंड है। 3 में प्राप्त नहीं हुआ तो वह संख्या 4 का गुणनखंड नहीं है। आगे देखिए, किसी संख्या गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। अगर किसी गुणनखंड कहें तो उस संख्या जिसका गुणनखंड है उसको पूरा पूरा काटता है। ध्यान दीजिए 4 के प्रत्येक गुणनखंड में 4 से कम या इसके बराबर हैं। जो 4 के प्रत्येक गुणनखंड थे वो 4 से कम हो सकते हैं और या उसके बराबर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। जब हम 20 को 4 गुणा 5 लिखते हैं तो हम कहते हैं कि 4 और 5 संख्या 20 के गुणनखंड हैं। ये जो है ये गुणनखंड है, 20 के गुणनखंड 4 गुणा 5 है। हम यह भी कहते हैं कि 20 संख्या 4 और 5 के गुणज हैं। ये गुणनखंड हैं और ये इसके गुणज हैं। 20 के 4 और 5 गुणनखंड हैं और 20 4 5 के गुणज हैं। इसे 24 बराबर 2 गुणा 12 यह दर्शाता है कि 2 और 12 गुणनखंड हैं और 24 के गुणनखंड हो गए और 24 संख्या जो है 2 और 12 का गुणज है। तो हम कह सकते हैं कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का गुणज होती है। जो संख्या होती है वो अपने गुणनखंड जो उसके आते हैं उनके गुणज मानी जाती है। एक प्रयास करिए। देखिए आइए गुणनखंड और गुणजों के बारे में रोचक तथ्यों को देखते हैं। लकड़ी या कागज की कुछ पट्टियां एकत्रित कीजिए, उनमें प्रत्येक की पट्टी की लंबाई 3 मात्रक होनी चाहिए। जैसे ये 3 मात्रक है। सिरे से सिरा मिलाकर उन्हें नीचे दी गई आकृति के अनुसार जोड़िए। ऊपर पंक्ति की लंबाई कितनी रहेगी? एक पंक्ति है, पंक्ति में एक ही केवल है तो 3 मात्रक है उसकी लंबाई, तो 3 गुणा 1 3 मात्रक रहेगी। उसके नीचे में 3 + 3 6 रहेगी, या 2 गुणा 3 भी कह सकते हैं। इसके अगले वाले में पंक्ति में संख्या 3 रहेगी तो या 3 + 3 + 3 9 कह सकते हैं, या फिर सीधा 3 मात्रक को 3 गुणा 3 गुणा कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें या तो 4 बार जोड़िए या 3 में 4 का गुणा करिए, ऐसे ही इसको कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं 3, 6, 9, 12, 15 संख्या 3 के गुणज हैं, गुणजों के बराबर आ रही है। 3 के गुणजों की सूची को 18, 21, 24 के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें प्रत्येक गुणज 3 से बड़ा या इसके बराबर होता है। 3 से शुरू करेंगे, देखिए 3 से छोटा नहीं है, 3 के बराबर है। इससे बराबर या बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता। उसमें क्या था? गुणनखंड में संख्या से बराबर या उससे छोटा था, इसमें संख्या से बराबर या उससे बड़ा हो सकता है गुणज। संख्या 4 के गुणज 4, 8, 12, 16
यह सूची समाप्त नहीं होती है, जितनी बार गुणा करेंगे बढ़ती जाए, अनंत तक जाती है। इसमें प्रत्येक गुणज में 4 से बड़ा है या इसके बराबर है। 4 से शुरू हुआ, उसके ऊपर रहा तो गुणज, जिस संख्या गुणज निकालते हैं उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। गुणनखंड उस संख्या से बराबर या उससे छोटा होता है। दोनों में विशेष अंतर है। तो गुणज और गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? आइए, निष्कर्ष क्या निकला हमसे? क्या ऐसी संख्या देखी जो प्रत्येक संख्या के गुणनखंड के रूप में दर्शाती है? हाँ, संख्या देखी। वह संख्या 1 है। उदाहरण 6 बराबर 6 गुणा 1, 18 18 गुणा 1। तो जांच, कुछ और जांच की और संख्याएं लेकर कीजिए जांच इनकी। अतः हम कह सकते हैं कि एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होती है। जो 1 है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होती है। दूसरा, क्या 7 स्वयं का एक गुणनखंड हो सकता है? हाँ, 7 को 7 गुणा 1 के रूप में लिख सकते हैं। 10 के बारे में आप क्या जानते हैं, 15 के बारे में क्या जानते हैं, इनको भी लिखें। हम कह सकते हैं निष्कर्ष से, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। एक तो एक प्रत्येक संख्या गुणनखंड होता है, एक वो संख्या भी होती है अपने का गुणनखंड। 16 के गुणनखंड क्या हैं? 1 2 4 8 16। इन गुणनखंडों से आप क्या ऐसा गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं जो 16 के विभाजित न करता हो? 236 के गुणनखंडों की जांच करिए तो आप पाएंगे एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। गुणनखंड कौन सी संख्या होती है? जो जिस संख्या का हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं वह संख्या उस संख्या को पूरी पूरी काटेगी, कोई शेष नहीं बचेगा। अगर शेष बचता है तो वह उसका गुणनखंड नहीं मानी जाएगी। 34 के गुणनखंड क्या है? ये 1 2 17 और स्वयं 34 हैं। इनमें सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? यह 34 है। अन्य गुणनखंड 1 2 17 और 34 से छोटे हैं। 64 81 56 के भी यही कथन की जांच कीजिए और हम कह सकते हैं कि एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। या तो छोटा होगा गुणनखंड या उस संख्या से बराबर होगा। 76 के गुणनखंडों की संख्या 5 है। 136 के गुणनखंड है। 96 के गुणनखंड कितने? ये आप पाएंगे। प्रत्येक गुणनखंडों की संख्या गिन सकते हैं। संख्या इतने प्रत्येक सबसे बड़ा या इनसे छोटा गिन सकते हैं। यद्यपि इन संख्याओं के गुणनखंडों के लिए कुछ कठिनाइयाँ अवश्य होंगी। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक दी हुई संख्या गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। सात के गुणज क्या हैं? अब गुणजों के बारे में देखेंगे। अब तक गुणनखंड 7 14 21 28, इससे आगे भी है। आप पाएंगे कि इसमें से प्रत्येक 7 से बड़ा या इसके बराबर है। क्या यह प्रत्येक संख्या के गुणज के लिए सत्य होगा? इसकी जांच 6 9 और 10 के गुणजों को लेकर कीजिए। निष्कर्ष, ये निष्कर्ष है हर एक नंबर पे। एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। उसमें बड़ा या गुणनखंड में बड़ा या उससे छोटा और गुणज में उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। 5 के गुणज लिखिए तो हम देखेंगे कि प्रत्येक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित है। इसमें क्या है, कोई सीमा नहीं होती है, अनंत तक होती हैं गुणजों की संख्या, किसी संख्या के गुणजों की संख्या। क्या 7
स्वयं का एक गुणज है? हाँ, क्योंकि 7 गुणा 1 होता है। क्या वह अन्य संख्याओं के लिए भी सत्य है? जांच कीजिए तो हम पाएंगे प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। प्रत्येक संख्या जो है स्वयं का एक गुणज होती है। आगे देखिए तो गुणज और गुणनखंड पता चले। 6 के सभी गुणनखंड 1 2 3 6 हैं और 1 2 3 6 इन गुणनखंडों को जोड़ें तो ये 12 हो जाता है। 2 गुणा 6 होता है, जो कि हम प्राप्त करते हैं कि 6 के सभी गुणनखंडों का योग 6 का दोगुना है। 28 गुणनखंड 28 के सभी गुणनखंड 1 2 4 7 14 और 28 हैं। इन्हें जोड़ने पर हम प्राप्त करेंगे कि ये 56 है, जो कि 2 गुणा 28 है। अर्थात 28 के सभी गुणनखंडों का योग संख्या 28 का दोगुना है। निष्कर्ष क्या है? वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुने होते हैं तो उसको संपूर्ण संख्या कहलाती है। 6 और 28 संपूर्ण संख्या हैं क्योंकि उनके गुणनखंडों का योग उन संख्याओं से ज़्यादा है। क्या 10 एक संपूर्ण संख्या है? इसके गुणनखंड निकालिए और इनको जोड़िए। अगर जोड़ उस संख्या से दोगुना आया तो वह संपूर्ण संख्या मानी जाएगी। 68 के गुणनखंड लिखिए। देखिए 68 1 गुणा 68, 2 गुणा 34, 7 गुणा 4, 17 गुणा 4। यहाँ रुक जाइए क्योंकि 17 और 4 पहले आ चुके हैं, यहाँ भी आए हैं 17 4, यहाँ भी आए हैं। इस प्रकार 68 के सभी गुणनखंड पहले 1 लिखेंगे, ये वाला, फिर 2, फिर 4, फिर ये 17, ये नहीं लिखे जाएंगे, फिर ये 34 और 68। इसी प्रकार 36 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें स्तंभ 1 और संख्या स्तंभ B से मिलान कीजिए। 35 16, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। इनमें संख्या सीमित कर दी है। वैसे किसी के गुणजों की संख्या सीमित नहीं होती है। हम देखेंगे अभाज्य और भाज्य संख्या में। अब हम प्रत्येक संख्या गुणनखंड करने की विधि से परिचित हो चुके हैं। निम्नलिखित सारणी के कुछ संख्या गुणनखंडों की संख्या को ध्यान दीजिए। जैसे 1 का गुणनखंड 1, गुणनखंडों की संख्या 1, 2 के 1 और 2 होते हैं, 2 संख्या इनकी, 3 के 3 गुणा 1 2 संख्या, 4 को 1 2 4 कह सकते हैं गुणनखंडों की गुणनखंड है, इनकी संख्या 3, और 5 के 2 गुणनखंड, 6 के 4, 7 के 2, 8 के 4, 9 के 3, 10 के 4, 11 के 2 और 12 के 6। हम देखते हैं कि संख्या 1 का ही एक गुणनखंड है, वो भी स्वयं है। इसमें संख्या 1 है, उसी का एक ही गुणनखंड है जो कि स्वयं है। कुछ संख्याएं ऐसी हैं जैसे 2 3 5 7 11 इत्यादि ऐसी संख्याएं हैं जो ठीक इनके 2 गुणनखंड हैं, 1 और स्वयं वह संख्या, तो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 या वह स्वयं संख्या होती है अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। ये अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, ये निष्कर्ष निकला।
कि या तो वह एक हो उसका गुणनखंड या स्वयं हो, तो कुल मिला के 2 गुणनखंड होते हैं, वो संख्या जो है अभाज्य संख्या कहलाती हैं। सी में देखते हैं, कुछ संख्याएं हैं 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि संख्याएं ऐसी हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। ध्यान दीजिए, एक न तो अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या है, ये पूछा जाता है बहुत परीक्षाओं में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे अभाज्य और भाज्य ज्ञात करेंगे। क्या एक 15 संख्या है उसके और 18 के बारे में क्या सोचते हैं? एक सरल विधि से 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच अभाज्य संख्याएं बिना गुणनखंड किए हुए हम लोग ज्ञात करेंगे। देखेंगे एक विधि जिसमें 3री शताब्दी में एक यूनानी गणितज्ञ थे एराटोथेन्स ने की थी। इस विधि को 100 तक की संख्याओं को दर्शाया गया है। देखिए, पहले चरण में हमको क्या करना है, एक को काट दीजिए क्योंकि एक न तो भाज्य है और ना भाज्य है, और 2 पर गोला कीजिए और 2 से जितनी संख्याएं कटेंगी उन सबको काटते जाइए। जैसे 2 से 4 कटेगी, 6 कटेगी, 8 कटेगी, 10 कटेगी, 12 कटेगी, 14 कटेगी, इस प्रकार 100 तक काटते जाइए। उसके बाद देखेंगे आप 3 नहीं कटी, तो 3 पर गोला कीजिए, 3 से जितनी संख्याएं कटेंगी उन सबको काटते जाइए। अब जैसे 3 से 6 कटती है लेकिन 6 पहले ही कट चुकी है, तो 6 को नहीं काटेंगे, पहले ही कट गई है। 8, 9 को काटेंगे। इस प्रकार जो संख्याएं 3 के गुणज हैं उनको काटते जाएंगे। फिर आप पाएंगे कि 5 संख्या यहाँ बची है। फिर 5 से जितनी संख्या आगे कटेंगी सबको काटेंगे। फिर 7 बची होगी, 7 को काटेंगे। यहाँ 11 बची होगी, 11 से जितनी कटेंगी सबको काटेंगे। 13 बची होगी, 13 को काटेंगे। कुल मिला के ये जो व्रत में संख्याएं हैं ये बचेंगी, तो इनको काटते चले जाएंगे। बाद में देखेंगे कि या तो संख्या पर गोला होगा किसी पर, या संख्याएं वो कटी होंगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो गोले में बंद हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं और जो कटी हैं वो भाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि वो किसी न किसी संख्या से कट रही हैं। यह विधि कौन सी विधि कहलाती है? छलनी विधि कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, 2 गुणा 3 प्लस 1 7 एक अभाज्य संख्या है। यहाँ 2 के एक गुणनखंड में 1 जोड़कर अभाज्य संख्या प्राप्त कर दी गई है। क्या आप कुछ और अभाज्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं इसे? तो 15 से सभी छोटी अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। 15 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अब देखिए, सम और विषम को ज्ञात करेंगे। भाज्य और अभाज्य तो ज्ञात हो गया। क्या आप संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 में कोई प्रतिरूप देखते हैं? क्या आप पाएंगे कि इनमें 2, ये सभी 2 के गुणज हैं। वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। शेष बची संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं जो है विषम संख्याएं कहलाती हैं। आप आसानी से जांच कर सकते हैं। 2 या 3 अंकों वाली सम संख्या सम है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए आप कैसे ज्ञात करेंगे? ये संख्या पढ़िए, इसमें 2 है पीछे, जैसे बड़ी संख्या एक सम संख्या या नहीं, 2 से भाग देकर क्या है प्रक्रिया जटिल नहीं होगी? तो जटिल होगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या जिसमें इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या सम होती है। अगर ये संख्या नहीं है, ये संख्याएं सभी सम संख्याएं हैं, और अगर इनमें से कोई अंक नहीं है पीछे तो वह संख्या विषम संख्या होती है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी और विषम संख्या हम ज्ञात करेंगे वो है, नहीं, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? सम भी है और विषम भी है, तो वह 2 है।
सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है ये। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो पुनः हम 2 पर ही जाएंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है और सम संख्या भी 2 है। इस प्रकार दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि एक सम संख्या भी है, ये हमको याद रखना है। यही आगे चल के गणित में एक सूत्र के हिसाब से प्रयोग करते हैं तो हम लोगों को याद नहीं होता है, यही सरल रूप में याद करें। 2 के अतिरिक्त अभाज्य संख्या हैं 3, 5, 7, 11 और आगे तक हैं। कि आप इस सूची को कोई सम संख्या देख रहे हैं? नहीं, सभी संख्याएं विषम हैं। कुछ और अभाज्य संख्याएं देखने का प्रयत्न करें। 2 के अतिरिक्त सभी संख्याएं विषम होती हैं। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 के अतिरिक्त सभी संख्याएं अभाज्य होती हैं। जितनी भी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं वो सभी आपको विषम मिलेंगी 2 को छोड़कर। प्रश्नावली को आप देखिए, प्रश्नावली में यही जो नियम बताए गए उन्हीं के आधार पर है। आगे 10वां नंबर, ये भी सभी सवाल हैं जो कि ऊपर बताए गए नियमों के आधार पर ही हैं। विभाज्यता की जांच करेंगे। विभाज्यता की जांच के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 10 की विभाज्यता में केवल और केवल पीछे शून्य देखते हैं इकाई के अंक पर। पाँच में इकाई के अंक पर 0 या 5 देखते हैं। 2 की विभाज्यता में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 देखते हैं। और 3 में संख्या के अंकों का योग करके 3 से काटते हैं। अगर वो संख्या कट जाती है तो वो संख्या 3 से कट जाती है। 6 में 6 होता है 3 गुणा 2, तो कोई संख्या अगर 3 और 2 से दोनों से कटती है वो संख्या 6 से कटेगी। 4 में इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या को काटते हैं। 8 से इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या को काटते हैं। और ये भी याद रखते हैं कि अगर ट्रिपल शून्य है जैसे 1000, तब भी वह संख्या 8 से कटेगी। और 9 की विभाज्यता का नियम है कि उसके अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से कटेगी। 11 का नियम है संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 आए या 11 से कटने वाला, तो वह संख्या कटेगी, अन्यथा 11 से नहीं कटेगी। उसी के आधार पर यह प्रश्नावली दी गई है। इस प्रश्नावली को कृपया करें। विभाज्यता के नियमों से भाज्य ये नियम ज्ञात करें कि यह संख्या कट जाएगी। सारणी बनाएं। अब देखिए सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज क्या होते हैं। कुछ संख्याओं के युग्मों के गुणनखंडों को देखिए। 4 और 18 गुणनखंड क्या हैं? तो 4 के गुणनखंड होते हैं 1 गुणा 2 गुणा 4। 18 गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9, 18 हैं। दोनों संख्याएं 4 और 18 गुणनखंड में 1 और 2 जो है, अथवा ये 4 और 18 के उभयनिष्ठ या सार्वगुणनखंड है, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जो संख्याएं दोनों में मिलती हैं वही सार्वगुणनखंड होते हैं। तो इसमें देखेंगे कि हम एक दोनों में है और 2 है। इसमें 4 है लेकिन नीचे वाले में 4 नहीं है। तो हमने पाया कि इन संख्याओं के जो गुणनखंड हैं उनमें केवल 1 और 2 है, गुणन कॉमन है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को ही सार्वगुणनखंड कहते हैं, उभयनिष्ठ या सार्वगुणनखंड। इन संख्याओं का प्रयास कीजिए सार्वगुणनखंड निकालने की विधि से। 5 और 15 के सार्वगुणनखंड क्या हैं? इन दोनों संख्याओं में केवल एक ही सार्वगुणनखंड है। 7 और 16 के सार्वगुणनखंड क्या हैं? 2 संख्याएं। अब देखो ये नियम पे पहुंच गए
दो संख्या हैं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है, जो एक संख्या होती है वो होता है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये भूल जाते हैं हम लोग, पूछा जाता है कभी कभी परीक्षाओं में सहअभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो जब हम उन संख्याओं के गुणनखंड निकालते हैं और कॉमन फैक्टर देखते हैं तो केवल एक के अलावा और कोई संख्या नहीं मिलती है, तो वो सहअभाज्य संख्या होती है। सह का मतलब साथ साथ हैं लेकिन एक दूसरे से नहीं कटनी, केवल और केवल एक दूसरे से ही कटनी चाहिए। क्या हम 4, 12 और 16 के सार्वगुणनखंड क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे ज्ञात करने पर आपने देखा कि सार्वगुणनखंड 1, 2 और 4 ही हैं। 1, 2, 1, 1 तीनों में है, 2, 2 भी है, 4, 4 भी है, तो ये सार्वगुणनखंड है। तो निम्नलिखित संख्याओं के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। और 4 और 6 आइए अब एक से अधिक संख्याओं गुणजों को एक साथ लेकर देखें। अब गुणज, ये सार्वगुणनखंड हो गया। अब गुणजों के बारे में देखते हैं। 4 और 6 के गुणज क्या हैं? तो गुणज 4 के गुणज 4, 8, 12 और 16, 20 ऐसे आगे कुछ और गुणज लिख सकते हैं। अनंत तक होती है संख्या इसलिए डॉट डॉट है। 6 के गुणज जो हम आगे लिख सकते हैं, इनमें से क्या कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों सूचियों में आ रही हैं? हम देखते हैं कि 12, 24, 36 और आगे भी हैं जो 4 के दोनों गुणजों में हैं। जितना आगे बढ़ाएंगे उतने ही मिलते जाएंगे। क्या आप ऐसे कुछ और गुणज लिख सकते हैं? ये 4 और 6 के उभयनिष्ठ ये जो गुणज हैं 12, 24, 36, ये 4 और 6 के उभयनिष्ठ या सार्वगुणज हैं। जैसे सार्वगुणनखंड थे वैसे ही सार्वगुणज हैं, दोनों में मिलने चाहिए। बहुत ही अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। माशाल्लाह सा भी इन्हीं की सहायता से होता है। तो 3, 5 और 6 के सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। 3 के गुणज हैं ये आगे तक, 5 के हैं, 6 के हैं। 3 और 6 के सार्वगुणज 6, 30, 60, 90 और आगे भी होंगे, जितनी संख्या आगे बढ़ाएंगे हम लोग गुणज में। इसी प्रकार इनके गुणनखंड सार्वगुणनखंड लिखिए, इन संख्याओं के सार्वगुणज लिखिए। क्योंकि विधि पता चल गई है, अगर हम लोग करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो होगा। इस प्रश्नावली को करिए। सार्वगुणनखंड और गुणनखंड और गुणज ज्ञात करने हैं सभी संख्याओं के। आगे देखते हैं। विभाज्यता के कुछ और नियम हैं, इनका केवल निष्कर्ष ही पढ़ेंगे। यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या है उसके प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। दूसरा निष्कर्ष यह है कि यदि कोई संख्या दो सहभाज्य संख्याओं से विभाज्य है तो उसके गुणनफल को भी विभाज्य होगी, गुणनखंड फल से भी विभाज्य होगी। ठीक है ना। अगला, यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हों तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या के विभाज्य हों तो इन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। यदि किसी संख्या को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए तो हम कहते हैं कि हमने उस संख्या को गुणनखंडित कर दिया है, उसके खंड कर दिए हैं अथवा उसके गुणनखंड कर लिए हैं। इस प्रकार 24 बराबर होता है 3 गुणा 8 लिख सकते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने 24 के गुणनखंड कर लिए हैं। ये 24 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। इसमें अन्य गुणनखंड निम्नलिखित हैं, देखिएगा अगले गुणनखंड। चौबीस के गुणनखंड 2 गुणा 12 भी कह सकते हैं, या ये 2 तो है ही है, 12 को 6 गुणा 2 कह सकते हैं, 6 को 2 गुणा 3 कह सकते हैं, या ऐसे कहें 24 4 गुणा 6, 4 को 2 जगह लिखें 3 को, तो ये गुणनखंड जो है समान प्राप्त होंगे।
24 के सभी गुणनखंड अंत में एक ही गुणनखंड हमें प्राप्त होता है, 2 गुणा 2 गुणा 3 पर पहुँचते हैं। इन गुणनखंडों में केवल 2 और 3 ही गुणनखंड हैं और प्रत्येक ये अभाज्य संख्याएं भी हैं। अतः संख्या इस प्रकार गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जो फिर किसी से संख्या से छोटी संख्या हो जाती है, फिर वो नहीं कटते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। आगे देखिए वृक्ष बनाते हैं। जैसे 36 को 2 गुणा 18 कह सकते हैं, 18 को 2 गुणा 9 कह सकते हैं और 9 को 3 गुणा 3 कह सकते हैं, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड रहे। ऐसे ही इसको 3 गुणा 12 लिख देंगे, 12 को 3 गुणा 4, 4 को 2 गुणा 2, फिर भी वही अभाज्य संख्या प्राप्त हुई। ऐसे ही इसको, ऐसे ही इसको। 36 के अभाज्य गुणनखंड अंत में जो है हम सभी निष्कर्षों में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यह 36 के एक ही अभाज्य गुणनखंड है। विधि ये सब 4 तरीका से लिखना चाहे, लेकिन अंत में निष्कर्ष वही निकला। ऐसे इन संख्याओं को गुणनखंड कीजिए। अब देखिए वृक्ष कैसे बनाते हैं। गुणनखंड वृक्ष हमको बनाना है। जैसे 90 है, 90 को 10 गुणा 9 कह सकते हैं और 10 को जो है 2 गुणा 5 कह सकते हैं, ये इसके गुणनखंड। उसके बाद इसका तो अभाज्य गुणनखंड हो गए 10 के, लेकिन 9 के नहीं हुए हैं। फिर हम लोग 9 के, ये तो 3 गुणा 5 आ गए, इसको भी कर सकते हैं 2 भागों में, 2 गुणा 3। तो ये जो है अभाज्य गुणनखंड है और ये जो बना ये गुणनखंड वृक्ष कहलाता है। आगे देखिए ऐसे ही 8 और 12 को लीजिए, इनके अभाज्य गुणनखंड करिए, वृक्ष बनाइए। और 980 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये वृक्ष की तरीका से है, लेकिन ये आगे देखते हैं हम। 980 को 2, 3, 5, 7 इत्यादि से इसी क्रम में बार बार भाग देते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक कि भाग फल इनसे विभाजित होता है। जैसे इनको 2 से काटा, फिर 2 से काटे, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, विभाज्यता के नियमों से ज्ञात करते हैं इनको। फिर 5 से काटे, फिर 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटे, फिर 7 से काटे, यहाँ 1 मिल गया। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 हुए। इस प्रश्नावली को हल करें। आगे देखिएगा ये वृक्ष हैं, इसमें ज्ञात करवाया है कि ऐसे कैसे ज्ञात होगा। ये सभी जो पिछले देखें उन्हीं नियमों पर आधारित हैं। अगला देखते हैं महत्तम समापर्त। महत्तम होता है अधिकतम, ठीक है। तो महत्तम समापर्त कैसे ज्ञात करते हैं। अब तक अगर बिल्कुल आप नहीं जानते हैं तो इन गुणनखंडों की गुणनखंड करना सीख गए, उसी प्रकार ये भी सीख जाएंगे। केवल 2 मिनट और ध्यान दें। हम 2 संख्याओं के सार्व गुणनखंड ज्ञात करना सीख चुके हैं। अब हम इन सार्व गुणनखंडों से सबसे बड़ा गुणनखंड ज्ञात करने का प्रयत्न करेंगे। जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही महत्तम समावर्तक कहलाता है। 12 और 16 के सार्व गुणनखंड क्या हैं, तो 1, 2 और 4 हैं। इन सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा कौन सी संख्या है, 4 है। 20, 28 और 36 से सार्व गुणनखंड 2 गुणा ये 1, 2 और 4 हैं, अतः पुनः सबसे बड़ा गुणनखंड 4 है। तो इन संख्याओं का महत्तम समापर्त कहेंगे। निकालने के लिए कोई कहेगा तो हम कहेंगे कि सबसे बड़ी संख्या सार्व गुणन वो मासा होती है। तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं को सार्व गुणनखंडों से सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड होता है। सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापर्तक कहलाता है। इसे महत्तम समापर्तक को संक्षेप में मासा कहते हैं, या HCF भी लिख सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वो मासा कहलाता है। इन संख्याओं के मासा ज्ञात करें। और इन जो नीचे दिए हुए हैं इस प्रकार गुणनखंड भी हम लोग कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड ये भी विधि ऊपर बता चुके हैं। से अभाज्य गुणनखंड करें, फिर इन 20 के गुणनखंड, 28 के, 36 के लिखें। फिर इनमें देखें कौन सी अभाज्य गुणनखंड जो हैं शामिल हैं, और जो दोनों में सार्व गुणनखंड के रूप में 2 बार आता है, तो हम कह सकते हैं 2 गुणा 2 बराबर 4 इनका मासा है। अब ये जो प्रश्नावली दी गई है इसमें मासा ज्ञात करें, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। इस बात का ध्यान रखें, कोई भी सब्जेक्ट हो केवल और केवल वो प्रैक्टिस से ही आता है।
इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब लघुत्तम समापवर्ती देखें। लघुत्तम मतलब छोटा, तो छोटा जो रहेगा वो लघुत्तम समापवर्ती रहेगा। 4 और 6 के गुणज क्या हैं? 12। जो गुणज ज्ञात करने हैं, गुणज से लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। और सबसे छोटा गुणज कौन सा है? तो 12 है, जो कि 4 और 6 दोनों से कटेगा। 4 और 6 का सबसे छोटा लघुत्तम गुणज या लघुत्तम समापवर्ती 12 है, सबसे छोटी संख्या है, जो कि दोनों गुणज हैं। और निष्कर्ष क्या है? 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं को लघुत्तम समापवर्ती इन संख्याओं के सार्व गुणजों में से सबसे छोटा लघुत्तम या निम्नतम गुणज होता है। संक्षेप में से लासा कहते हैं, एलसीएम। जैसे 12 और 18 का लासा ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि 12 और 18 के सार्व गुणज 36, 72, 108 इत्यादि हैं। सबसे छोटा 36 है, तो इस विधि से हम निकालेंगे कि 36 जो है इन संख्याओं का लासा है। से ही 24 और 90 का लासा निकालें। उदाहरण नंबर 10 भी ऐसे ही हल करें। ये लासा की अभाज्य गुणनखंड विधि से की गई है, इनको भी देखें। मास और लासा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इस प्रकार के प्रश्न बहुत अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे 2 टैंकरों में क्रमशः 840 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। एक बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो दोनों टैंकरों को तेल को पूरा माप दे। ये टैंकर खड़े हुए हैं, तो हमको ऐसा कोई लीटर ज्ञात करना है, कितने लीटर का बर्तन होगा। तो हम न बचना चाहिए तेल नापने से, नहीं उसमें कमी पड़नी चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे? वांछित बर्तन को, दोनों टैंकरों को तेल को पूरा मापता है, अतः इसकी धारिता दोनों टैंकरों की धारिता को एक पूरा विभाजक होनी चाहिए। जो विभाजक संख्या होगी उतने लीटर का हमको बर्तन चाहिए। साथ ही उसकी धारिता अधिकतम भी होनी चाहिए और अधिकतम होनी चाहिए। अतः ऐसे बर्तनों की अधिकतम धारिता 850, 680 का मासा ज्ञात करेंगे हम। 680 का मासा जो कि अधिकतम संख्या होगी, तो इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, इसकी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन संख्याओं के गुणनखंड हमको ज्ञात हो गए हैं, इसके भी गुणनखंड ज्ञात हो गए हैं। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या क्या है? तो इसकी सार्व गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 17 है, तो इन तीनों का गुणा करेंगे 170। तो हम पाएंगे कि इनकी जो 170 लीटर का हम लोग धारिता वाला एक बर्तन लेंगे, जो कि यह पहले बर्तन को 5 बार में और दूसरे को 4 बार में पूरा माप देगा। तो मासा निकालेंगे ऐसे के लिए। वह संख्या मासा पर वो जो सबको काटे सो, और लासा वो जो सबसे कट जाए वो। ऐसे ही प्रातःकाल में सैर के लिए 3 व्यक्ति गए हैं और इनके कदमों की लंबाई 80, 85 और 90 है। तो प्रत्येक न्यूनतम दूरी चलें कि पूरे कदमों को विभाजित करें। तो इनका आपको लासा निकालना पड़ेगा। वह संख्या जो है अधिकतम दूरी होगी। ठीक है, इसको प्रश्नावली को करें। इस पेज पर केवल प्रश्नावली ही दी गई है। लास्ट पेज पर पहुंचते हैं। यहाँ पर निष्कर्ष दिए गए हैं, पूरे पाठ का निचोड़ है यहाँ पर। तो इनको भी एक बार कृपया ध्यान से 2 मिनट सुनें। गुणजों और गुणनखंडों की पहचान कैसे कर सकते हैं? हमने इन पर चर्चा की निम्न खोजा। नंबर 1, एक संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है और प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। ये भी ज्ञात किया। प्रत्येक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंडों का एक गुणज होती है। दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से सबसे बड़ा और उससे बड़ा या उसके बराबर होता है। गुणनखंड उसके बराबर या उससे छोटा होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। ये भी ज्ञात किया। और हमने क्या सीखा? वह संख्या जिसमें 2 ही गुणनखंड होते हैं, संख्या स्वयं और एक, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। संख्या 2
सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम भी है, और अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। दो संख्याएं जिनका सार गुणनखंड 1 हो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है तो वह दूसरी संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से विभाज्य होगी। वह संख्या जो दो सहभाज्य संख्याओं से विभाज्य है उसके गुणनफल भी विभाज्य होगा, ये भी ज्ञात किया। आगे 4 नंबर, प्रत्येक संख्या को बिना भाग दिए क्रिया किए हमने छोटी 2, 4, 6, 9, 10, 11 से विभाज्य संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने नियम सीखे थे। तो क्या सीखा? 2 और 5 और 10 में केवल इकाई के अंकों को देखते हैं। 3 और 9 में अंकों के योग को ज्ञात करते हैं। 4 और 8 में इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या को ज्ञात करते हैं। 11 से उनके दहाई और इकाई के अंकों को योग के अंतर से ज्ञात करते हैं। यदि दो संख्याएं एक संख्या से विभाजित होती हैं तो दोनों का योग अंतर भी उस संख्या से विभाजित होता है। दो या अधिक संख्याओं का मासा उसके सार्व गुणनखंडों में से सबसे बड़ा होगा, और बी में 2 या अधिक संख्याओं का लासा उसके सार्व गुणनखंडों में सबसे छोटा होगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुना होगा आपने, बहुत ही अच्छी समझ में आया होगा। यही चीज़ें आगे चल के बहुत बड़ी और पहाड़ प्रतीत होती हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।